नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि कई दिनों से लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं, जिसको मैं खुद महसूस कर पा रहा हूं। आप सभी को बस इतना ही जानना है कि अभी हम उन स्थितियों से गुजर रहे हैं जो सबके जीवन में आती हैं। होता है ना कि कई बार कि आपके जो अपने सपने होते हैं, अगर वो समय से पूरे नहीं होते तो जाहिर सी बात है आप डीप में चले जाएंगे, और उन्हीं स्थितियों से अभी मैं गुजर रहा हूँ। इस समय की जो हमारी स्थिति है, मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। होता है ना कि आपके सपने बड़े हैं तो फिर संघर्ष भी बड़ा होगा, पेशेंस भी बड़ा होगा, समय भी बड़ा लगेगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी आप खुद पे ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, और कुछ वैसी स्थिति अभी हमारे साथ है। फिर भी मैं खुद को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को मोटिवेट करता हूँ। 2 लाइनें हैं जिनसे मैं क्लास की शुरुआत करूँगा। तमन्नाओं के इस शहर में मुश्किलें तो तमाम आएंगी जनाब, तमन्नाओं के इस शहर में मुश्किलें तो तमाम आएंगी जनाब, पर जो तुम कर रहे हो वो कोई सोच भी नहीं सकता, पर तुम जो कर रहे हो वो कोई सोच भी नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि हम और आप मिलके जो कार्य कर रहे हैं, कई सारे लोग चाह के भी नहीं कर पाएंगे और कई सारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो सीधे से एक बात है, अगर आपका संघर्ष बड़ा है तो सफलता भी बड़ी होगी, और सफलता बड़ी है तो संघर्ष बड़ा होना ही है। तभी आपको रियल सफलता की वैल्यू पता चलेगी कि हाँ, हमने कितना टाइम दिया, हमने कितना संघर्ष किया है इस सफलता के लिए। आप उस पद की तब गरिमा समझेंगे। सीधी सी बात है, समय है, वक्त है। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है ना कि जैसा भी वक्त हो वो भी गुजर जाता है, चाहे जितना भी अच्छा हो चाहे जितना खराब हो। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है वक्त की जनाब, कि गुजर जाता है, चाहे जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, चाहे जैसा हो। चलिए आज की जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। बात करें अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की, तो प्राय मैं बता दूं यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। अब जब संवैधानिक निकाय की बात करें तो यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा कि किसी भाग, किसी अनुसूची, किसी अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई होगी। तो हमारे संविधान के भाग 16 के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 338, जिसके तहत बताया गया है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति। अब पहले एक चीज समझ लो, अच्छा हो सकता है कि आप लोग काफी लोग मिस कर रहे हो कि भाग 16 है क्या। तो भाग 16 के अंतर्गत बताया कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए, यहां पे लिख दे रहा हूं, कुछ वर्गों के लिए, वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, यानी जो भाग 16 है उसके अंतर्गत क्या आता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। उसी में अनुच्छेद 338 कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का निरीक्षण करेगा, उनकी समस्या का समाधान के लिए निरीक्षण करेगा, और जो अपनी रिपोर्ट होगी वो किसको प्रस्तुत करेगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि इनके विशेष अधिकारों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई कुछ वर्गों के लिए? तो देखो, प्राय जो हमारे यहाँ संविधान वेत्ता है उनका मानना था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। कोई शिक्षा में है, कोई कल्चर में है, कोई आदिम जैसे निवासी के रूप में रह रहा है। उनको अत्याधुनिक लाने में कुछ समय लगेगा, तो उनको लाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये संस्था, ये निकाय की बात की गई। ठीक, अब बात करते हैं, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
अब बात करें तो हम बात करते हैं वर्ष 1978 की। जब वर्ष 1978 में चलते हैं यानी 1978 में चलते हैं तो क्या हुआ, उस समय की सरकार ने क्या किया, एक गैर संवैधानिक, ध्यान से सुनना, गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय का गठन कर दिया। किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। यानी कि जो हमारे संविधान में पहले एक अधिकारी कार्य कर रहा था, उसके साथ साथ अब क्या हुआ, 1978 में केंद्र सरकार ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय का गठन कर देती है। अब दो चीजें हो गई, एक तो ये कार्य कर रहा है, एक ये कार्य कर रहा है। जब ये दो स्थितियां हो गई, फिर होता क्या है, 1987 में होता क्या है, जो राष्ट्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग था, उसको क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। यानी उसका नाम बदल के कर क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। यानी कि 1987 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, जो अभी तक अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। सीधा सा हम कॉन्सेप्ट समझें तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई, अनुच्छेद 338 के तहत। उसके बाद किस वर्ष इसको में या इसमें गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय का गठन किया गया, तो वर्ष 1978 में। उसके बाद किस वर्ष इसका नाम में परिवर्तन हो, तो वर्ष 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई। फिर होता क्या है, 65 अमेंडमेंट होता है जो 1990 में होता है। इसमें होता क्या है कि अभी यहां ध्यान सुनना, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, यानी एक जो पर्टिकुलर विशेष अधिकारी है वो भी कार्य कर रहा है, उसका भी कार्यालय अस्तित्व में, तथा ये जो सरकार के द्वारा गैर संवैधानिक निकाय बनाया गया था बहुसदस्यीय, यह भी कार्यालय है, इसका ये भी अस्तित्वान है। अब क्या हो रहा है, 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित तथा जनजाति आयोग जो था, इसमें क्या किया जाता है, इसको एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। बहुसदस्यीय निकाय यानी कि अब क्या हुआ, जब संविधान संशोधन होगा तो जाहिर सी बात है वो संविधान में लिख दिया जाएगा। तो जो अभी तक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय था, वो अब क्या हो गया, संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन जो बनेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को बहुसदस्यीय निकाय में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से इसको क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब जब ये प्राय निकाय बहुसदस्यीय हो गया, जब बहुसदस्यीय हो गया तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब ये बहुसदस्यीय निकाय हो गया तो इसमें कितने सदस्य हो गए, प्राय इसमें एक चेयरपर्सन प्लस एक वाइस हो गया, वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर, यानी कुल 5 हो गए सदस्य।
एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर, ये 30 नहीं है, अदर OTH है ना, 3 अदर, तो यानी टोटल 5 सदस्य होंगे। तो अब बहुसदस्यीय निकाय हो गया। फिर वर्ष आता है 2003। 2003 में क्या होता है, 90वें संविधान संशोधन यानी 89 अमेंडमेंट के द्वारा क्या होता है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होता है, जो ये बहुसदस्यीय निकाय था ये तो बना रहा, परंतु अब क्या हुआ, इसके बंटवारे हो गए। अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। यानी कि जब ये हमारा संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 90वां संविधान संशोधन 89 अमेंडमेंट 2003, इसके माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, इसको अनुच्छेद 338 के अंतर्गत रखा गया तथा अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत क्या आया, अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत क्या आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि आयोग, इसका मतलब समझे कि अगर हम सीधी सी भाषा में कहें कि जो 89th अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसके माध्यम से इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338, अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 का। तो प्राय जब संविधान में वर्णित किया गया था, ये जो संविधान लिखा गया तो अनुसूचित 338 ही था, अनुच्छेद 338 ही था, परंतु किस संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों का पृथक्करण किया गया, तो 89 अमेंडमेंट 2003, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। ऐसा हुआ क्यों, प्राय एक ही कॉन्सेप्ट है कि समय के साथ साथ इनके कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो कार्यभार बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा। इन स्थितियों में इनका संशोधन करके अलगाव कर दिया गया और वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 का तथा अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद ओबीसी वाला आरक्षण जोड़ा गया, और जो जिसको अनुसूचित, जो अनुच्छेद 338 खा के अंतर्गत रखा गया। यानी जब ओबीसी वाला आया तो अनुच्छेद 338 खा के अंतर्गत रखा गया, जिसको हमने अमेंडमेंट की सीरीज बताई थी। तो प्रायः हम जो अमेंडमेंट की सीरीज पढ़ाए थे उसमें इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ये तीनों अमेंडमेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, 65वां मिल जाएगा और ये 89वां भी मिल जाएगा और ओबीसी वाला भी मिल जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की, तो आपको समझ में आया। आशा करता हूँ कि अनुसूचित जाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो गठन किया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इनके अपने अपने कार्य हैं कि ये अपने कार्य क्या करेंगे कि अपनी जो वहाँ की स्थानीय समस्या है उनको निरीक्षण करेंगे तथा राष्ट्रपति के प्रति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा इनकी अपनी इंडिविजुअल शक्तियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।